नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं आज का प्रश्न हिंदी भाषा का विकास क्रम या हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें हिंदी भाषा के विकास क्रम की, तो इसका विभाजन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किया है और इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिंदी भाषा का आदिकाल, हिंदी भाषा का मध्यकाल और हिंदी भाषा का आधुनिक काल। समय सीमा जो इसकी निर्धारित की है, आदिकाल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। मध्यकाल की समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है और आधुनिक काल की समय सीमा 1800 ईस्वी से अब तक है। तो अब हम इनको विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें हम आदिकाल की। समय सीमा जैसा कि अभी बात हुई कि 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक स्वीकार किया है। इस समय में जो ध्वन्यात्मक विशेषताएं थी उसकी अगर बात करें तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। हिंदी से पहले के जो भाषा क्रम में भाषा है वो कौन सी है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश में 8 स्वर थे। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, औ। आदिकालीन हिंदी में अपभ्रंश के इन 8 स्वरों को तो लिया ही लिया, इसके साथ 2 नए स्वर भी आ गए। कौन कौन से? ए और ओ। इनका उच्चारण ए और ओ जैसा था। इसके बाद बात करें च, छ, ज, झ, ये संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश। ये भाषा का विकास क्रम है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा कहाँ से मानते हैं? संस्कृत से। उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद क्या है? हिंदी। तो हिंदी में अगर अपभ्रंश तक की बात करें तो ये जो यहाँ व्यंजन थे ये स्पर्श व्यंजन थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी हो गए। उसके बाद न, र, ल, स ये संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में वतर्स्य व्यंजन थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में किस श्रेणी में आ गए? इन व्यंजनों को दंत्य श्रेणी में रखा गया। अपभ्रंश में देखें तो ड और ढ जो जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी हम कहते हैं ये नहीं थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में इनका प्रयोग आरंभ हो गया। नह, मह, लह अपभ्रंश में संयुक्त व्यंजन थे, लेकिन आदिकालीन हिंदी में ये न, म और ल के महाप्राण रूप हो गए। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की के नए शब्दों के आने से इन भाषाओं के कुछ संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग भी होने लगा, क्योंकि ये भाषाएं शामिल हो गई थी और इनके शब्दों का हिंदी में प्रयोग होने लगा और आज भी निरंतर जारी है। उसके बाद बात करें कि आदिकालीन हिंदी में जो व्याकरण संबंधी विशेषता थी, यहाँ पर अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत की तुलना में वियोगात्मक भाषा थी, किंतु आदिकालीन हिंदी में पूर्णतः वियोगात्मक हो गई। तो यहाँ पर बात करें जो अपभ्रंश की है, अपभ्रंश इनकी संस्कृत, पाली और प्राकृत की तुलना में वियोगात्मक थी, लेकिन आदिकालीन हिंदी पूर्ण रूप से वियोगात्मक भाषा बन गई। यहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग अपभ्रंश में कुछ हद तक होता था, लेकिन आदिकालीन हिंदी में इसका क्या हो गया? लोप हो गया। ये आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी में वाक्य रचना धीरे धीरे निश्चित होने लगी, यानी शब्दों को निश्चित किया जाने लगा कि किस शब्द का उच्चारण कैसे होगा और किस शब्द से किस चीज की पहचान होगी। तो ये धीरे धीरे जो वाक्य रचना है वो निश्चित होने लगी। आगे अगर हम बात करें शब्द भंडार की, तो भक्ति आंदोलन जब चला, भक्ति साहित्य में अगर देखें तो भक्ति आंदोलन के प्रभाव स्वरूप तत्सम शब्दावली का प्रयोग होने लगा। मुसलमानों के आगमन से अरबी, तुर्की और फारसी के शब्द भी इसमें शामिल हो गए। अपभ्रंश के शब्द हिंदी से लगभग लुप्त हो गए, यानी नई भाषाओं की शब्दावली को अपना लिया और जो अपभ्रंश थी उसके शब्द हिंदी से समाप्त होने लगे। अब यहाँ पर अगर बात करें इसमें साहित्य में इस भाषा का क्या योगदान है या साहित्य में किस रूप में भाषा का प्रयोग हो रहा था, तो इस युग में आदिकाल, भक्ति काल के साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा, जिसमें बात करें हम गोरखनाथ हैं, विद्यापति हैं, नरपति नाहले हैं, या यूं कहें कि जो रासो साहित्य लिखा गया वो, क्योंकि नरपति नाहले किस श्रेणी में आता है? रासो साहित्य में आता है। तो रासो साहित्य जो लिखा गया, गोरखनाथ के द्वारा जो नाथ साहित्य लिखा गया,
इसके साथ साथ चंबरदाई जो रासो साहित्य में आ जाएंगे, और कबीर यानी संत साहित्य के रचनाकार इसमें प्रमुख रूप से इस काल में रहे। और इस भाषा में जो आदिकालीन हिंदी है उसमें सिद्ध साहित्य कह सकते हैं, विद्यापति का साहित्य देख सकते हैं, नरपति नालय, चंद्रबरदाई का जो साहित्य है वो आदिकालीन हिंदी में है। कबीर का साहित्य भी इसी भाषा में लिखा गया। आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग अधिक हुआ। अवधी और ब्रज भाषा साहित्य की प्रधान भाषा रही। तो ये कौन सी भाषा के विकास क्रम की बात कर रहे हैं हम? आदिकालीन हिंदी भाषा का विकास हम देख रहे हैं। उसके बाद बात करें हिंदी साहित्य का मध्यकाल। मध्यकाल की समय सीमा हमने 1500 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक स्वीकार की है। इस भाषा की जो ध्वनियों की विशेषताएं हैं या ध्वन्यात्मक विशेषताएं हैं उनकी अगर हम बात करें तो फारसी की जो नुक्ता जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये 5 जो व्यंजन थे, इन ध्वनियों का केवल शिक्षित वर्ग के द्वारा ही प्रयोग होने लगा था। ये कौन सी ध्वनियां हैं? जो जैसे एक तो है कै, ख, ग, घ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये फारसी से प्रभावित है, तो ये इसमें क, ख, ग, ज, फ, ये नुक्ता लगते हैं इनके नीचे व्यंजनों के, तो इसीलिए ये केवल व्यंजन ध्वनियां शिक्षित यानी पढ़े लिखे वर्ग में ही ज्यादा इनका प्रयोग हो रहा था। शब्दों का अंत अ का उच्चारण में लोप होने लगा। जैसे शब्दांत यानी अ का उच्चारण, जैसे राम, राम अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो आखिर में क्या आता है? अ, लेकिन हमने इसका उच्चारण किस तरह से शुरू कर दिया? राम, यानी अंत में जो अ लगाने की बजाय म क्या है उसको हमने हलंत के साथ रखा, यानी अ का हमने इस्तेमाल यहाँ पर कम कर दिया। है से पूर्व आने वाले अ और ए उच्चरित होने लगे। जैसे अहमद को अगर अहमद के रूप में उच्चरित करना, यानी यहाँ पर अहमद को जैसे अ है, ये कैसे किससे पहले आया? ह से पहले आ रहा है, तो ह से पहले अगर अ और ए आए, उसका अ का उच्चारण हमने किस रूप में किया? ए के रूप में शुरू कर दिया। जैसे अहमद को अहमद के रूप में उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो ध्वनियों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आया वो मध्यकालीन हिंदी भाषा में किस प्रकार का रहा वो हम यहाँ देख रहे हैं। व्याकरण संबंधी विशेषताओं को अगर देखेंगे तो हिंदी का अपना व्याकरण निश्चित हो गया था। आदिकालीन हिंदी की तुलना में भाषा और ज्यादा व्यूहात्मक हो गई। फारसी भाषा के प्रभाव स्वरूप हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी, क्योंकि विदेशियों का साम्राज्य था तो विदेशियों के साथ फारसी भाषा का भी आगमन हुआ और फारसी भाषा का हिंदी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर जो हिंदी वाक्य रचना है वो किससे प्रभावित हो गई थी? फारसी भाषा से। यहाँ शब्द भंडार की दृष्टि से देखें तो फारसी, अरबी, पश्तो के शब्दों का बहुत ज्यादा, या तुर्की की बात करें तो इन शब्दों का बहुत ज्यादा योग होने लगा था हिंदी भाषा में। फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के लगभग 2500, पश्तो के लगभग 50 और तुर्की के लगभग 125 शब्दों का प्रयोग किसमें होने लगा? हिंदी में होने लगा। तत्सम शब्दों का प्रयोग और ज्यादा बढ़ गया। यूरोपियनों के संपर्क से पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रांसीसी, अंग्रेजी के कुछ शब्द भी हिंदी में आ गए। देखिए हम कहते हैं ना कि भाषा बहता हुआ नीर है, तो ये कबीर दास जी ने कहा है कि भाषा तो बहता हुआ नीर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जब जैसे जैसे समाज में, साहित्य में परिवर्तन आया वो किसके प्रभाव स्वरूप आया? राजनीति के प्रभाव स्वरूप आया। तो राज्य सत्ता जिसकी रही, जिसमें जिस वर्ग का जो व्यक्ति था वो चाहे मुस्लिम था, फारसी साहित्य से जुड़ा हुआ था, या यूरोपियन जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस की अगर बात करें, यानी इनमें से जिसका प्रभाव राजनीति में, जिसका दबदबा ज्यादा रहा, उसी भाषा को राजभाषा के तौर पर शामिल किया गया या केंद्र में रखा गया। और तत्कालीन जो हिंदी भाषा का विकास हो रहा था उसमें इन भाषा के शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक तौर पर होने लगा था। अब अगर बात करें इस समय के साहित्य की, तो यहाँ पर राम काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। कृष्ण काव्य में कौन सी भाषा का प्रयोग था? ब्रज भाषा का विकास हो रहा था और ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास ने प्रमुख रूप से कृष्ण काव्य में किया। सूफी काव्य धारा की अगर बात करें तो इस समय में अवधी भाषा, अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग सूफी काव्य में विशेष रूप से देखने को मिलता है। संत काव्य धारा की भाषा कैसी थी? मिश्रित भाषा का प्रयोग हो रहा था।
तद्भव शब्दों की प्रधानता तो थी ही, लेकिन क्योंकि ये कवि धरातल से जुड़े हुए थे, लोगों से जुड़े हुए थे, इसीलिए देशज शब्दों का समावेश भी इस साहित्य की भाषा में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल का समय क्या है? 1800 ईस्वी से लेकर अब तक। इसमें अगर ध्वन्यात्मक विशेषताओं को देखें तो क ख ग ज फ में से केवल यह ये कौन से हैं? नुक्ता वाले हैं। ये इनके नीचे नुक्ते जो हमने फारसी से लिए थे। इसकी अगर बात करें तो इसमें से केवल ज और फ ही ये किसके लिए रह गए? उच्च शिक्षित वर्ग के लिए रह गए थे। पहले भी इनका प्रयोग शिक्षित वर्ग के द्वारा ही किया जा रहा था, लेकिन अब इनकी संख्या कम हो गई और केवल ज और फ व्यंजनों का ही प्रयोग किया जा रहा था। जो अंग्रेजी की ओ ध्वनि है उसका हिंदी में समावेश हो गया। अंग्रेजी, क्योंकि देखिए अंग्रेज सत्ता में है तो अंग्रेजी का प्रभाव तो पड़ ही रहा है समाज पर, और समाज से साहित्य प्रभावित हो रहा है, तो जो अंग्रेजी की शब्दावली थी उसका प्रभाव हिंदी पर दिखाई देने लगा। अंग्रेजी के शब्द के कारण जैसे ड्र संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होने लगा, जिसका उच्चारण जैसे ड्रम के रूप में हम कह सकते हैं, ड्रग के रूप में कर सकते हैं। तो ये क्या है? ड्र जो संयुक्त व्यंजन है इसका प्रयोग भी हिंदी में होने लगा। ए और ओ के उच्चारण तीन तरह से होने लगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में नई ध्वनियों का आगमन हुआ था। अपभ्रंश के बाद अगर देखें तो इनका उच्चारण भी तीन तरह से होने लगा। पहला क्या है? पूर्वी हिंदी में मूल स्वर की तरह इसका उच्चारण, पूर्वी हिंदी में ए और ओ का उच्चारण। वर्तमान में पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में उच्चारण इसका किस तरह से? ऐ और औ के रूप में। शब्दांत अ का पूर्णतः यहाँ पर लोप हो गया। वह पूर्णतः यहाँ पर क्या हो गया? दंतोष्टय हो गया। व यानी दांत और होठों के संयोग से व व्यंजन का उच्चारण किया जाने लगा, तो वह क्या है? दंतोष्टय की श्रेणी में शामिल हो गया। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए और औ का उच्चारण कितनी तरह से? तीन तरह से होने लगा। उसके बाद अ का पूर्णतः लोप हो गया, जो शब्द के अंत में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राम की बजाय हमने इसको लघु रूप में बोलना शुरू कर दिया, वो क्या है? राम। तो व का पूर्णतः, व जो व्यंजन है वो पूर्णतः कौन सा हो गया? दंतोष्टय हो गया। व्याकरण संबंधी अगर विशेषताओं की बात करें तो हिंदी पूर्णतः व्यूहात्मक भाषा हो गई है। वाक्य रचना निश्चित हो गई एवं अंग्रेजी से प्रभावित होने लगी। अब अगर बात करें शब्द भंडार की तो देखिए सत्ता में कौन है? अंग्रेज है। तो अंग्रेजी भाषा का समाज में दबदबा था, इसीलिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बढ़ा। वैश्वीकरण के कारण अन्य भाषाओं के शब्द भी हिंदी में आने लगे, क्योंकि जैसे जैसे वैश्वीकरण होगा वैसे वैसे हिंदी भाषा अन्य भाषाओं से प्रभावित हुई और उसमें अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समावेश हो गया। कुछ पुराने शब्दों का नवीन अर्थों में प्रयोग होने लगा। तकनीकी और परिभाषिक शब्दों का निर्माण हुआ और शब्द संक्षेप की प्रवृत्ति भी बढ़ी। देखिए तकनीकी और परिभाषिक शब्दावली यानी जो निश्चित की गई है किसी विषय विशेष से, उस शब्दावली के शब्दों का अधिक निर्माण हुआ और शब्दों के संक्षेपण की जो प्रवृत्ति है वो उसका ज्यादा विकास हुआ। उसके बाद बात करें संयुक्त व्यंजन जैसे क्षेत्र, ज्ञ, श्रय, ये केवल लेखन में इनका प्रयोग किया जाने लगा। उच्चारण की दृष्टि से इनका लोप हो गया, यानी उच्चारण में इनका प्रयोग नहीं होता, केवल लेखन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। साहित्य की अगर बात करें तो तद्भव और ग्रामीण देश शब्दों का साहित्य में भरपूर प्रयोग होने लगा और विदेशी शब्दों का भी हिंदी साहित्य में प्रयोग वर्तमान समय में भी हो रहा है। तो साहित्य, क्योंकि आज के समय में अगर बात करें हिंदी साहित्य की तो समृद्ध साहित्य है। संचार माध्यमों से हम एक भाषा का दूसरी भाषा में बहुत जल्दी रूपांतरण कर सकते हैं, शब्दों को सहज रूप से समझ सकते हैं, तो इसका प्रभाव साहित्य पर आसानी से दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर तद्भव, ग्रामीण, देशज, क्योंकि वर्तमान साहित्य केवल एक वर्ग विशेष का साहित्य नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज का साहित्य है, जो सभी वर्गों का साहित्य है। तो सभी प्रकार की शब्दावली का साहित्य में भरपूर प्रयोग होता है और विदेशी शब्दों का हिंदी साहित्य में खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो टॉपिक आज हमने किया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।